हेलो स्टूडेंट्स, अजय मेरू पब्लिकेशन की राजस्थान करंट अफेयर्स की यूट्यूब सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ सूचक बुलेटिन और विभिन्न समाचार पत्रों से संकलित परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के डिस्कशन करेंगे। आज हम 16 अगस्त और 17 अगस्त 2 दिनों के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि 15 अगस्त को पत्रकारों की छुट्टी रहती है, तो 16 अगस्त को पेपर प्रकाशित नहीं हुए थे। तो हम यहाँ आपके लिए 2 दिनों के लिए जितने भी 2 दिनों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका संकलन लेकर आए हैं। तो चलो करते हैं डिस्कशन। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 से संबंधित निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024। तो पहला ऑप्शन है, इस नीति को 16 जुलाई 2025 को अधिसूचित किया गया है। इस नीति में सौर, पवन, हाइब्रिड ऊर्जा, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट और हरित हाइड्रोजन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसका लक्ष्य वर्ष 2035 तक कुल 125 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता बढ़ाना है, या फिर चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको यहाँ पे असत्य कथन का चयन करना है। तो चारों ऑप्शंस में से जो भी गलत हो आप उसको चुन लीजिए। तो हम बढ़ते हैं इसकी व्याख्या पर। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024, तो यह कब लागू हुई थी? यह लागू हुई थी 14 जनवरी 2025 को। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट है, इसको याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में मिस मैच करने के लिए या फिर ऐसे ही ऑप्शन आ जाते हैं कि राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति कब लागू हुई थी। तो कब हुई थी? 14 जुलाई 2025 को। इस नीति का जो मुख्य लक्ष्य है वो है सौर, पवन और ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के माध्यम से राजस्थान को नवीनकरणीय ऊर्जाओं का सर्वोच्च हब बनाना। इसके तहत राज्य में अक्षय ऊर्जा, बायोमास, वेस्ट टू एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। इसका जो लक्ष्य है वो कुल 125 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है। और कब तक प्राप्त करना है? याद से ये भी एक फैक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। 2030 तक, फाइनेंशियल ईयर 2029-30 या फिर 30 जो भी पहले हो, वहाँ तक कुल 125 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है। अब इसको भी 125 को भी उन्होंने 3 टुकड़ों में तोड़ा है। 90 गीगावाट ऊर्जा तो सौर ऊर्जा क्षमता प्राप्त करनी है, 25 गीगावाट पवन व हाइब्रिड ऊर्जा और 10 गीगावाट हाइड्रोजन पंप्ड स्टोरेज और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों से। इनको बहुत ही अच्छे से याद करना कि 90, 25 और 10 का रेशो है, क्योंकि एग्जाम में कथन में ये भी आ सकता है कि कितना कितना रेशो, सौर ऊर्जा को कितना रेशो है, पवन व हाइब्रिड ऊर्जा का रेशो कितना है, हाइब्रिड और हाइड्रो और पंप्ड स्टोरेज और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों का कितना है। तो कितना है? 90, 25 और 10, और टोटल कितनी हो गई? 125 गीगावाट। नीति की जो वैधता है वो कितनी है? 29 मार्च 2029। ये नीति की या तक किसी अन्य नीति द्वारा प्रतिस्थापित होने तक की है। यानी ये नीति कब तक? आपको बताया था जो अक्षय ऊर्जा लक्ष्य भी इनका यही है कि या तो फाइनेंशियल ईयर 2029 से 30 तक या फिर 2030 तक। तो इसकी वैधता भी कब तक लागू रहेगी? 29 मार्च 2029 तक। ये 2-3 क्वेश्चन लाइन्स हैं जो आपको फैक्ट्स हैं जो बहुत अच्छे से याद करने होंगे। कौन से? एक तो कब लागू हुई? 14 जुलाई 2025 को। और दूसरा, कितनी गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करनी है? कुल 125 गीगावाट। इसमें भी कौन कौन सी 3 है? 90, 25 और 10 गीगावाट, है ना। और कब तक वैधता है इसकी? 29 मार्च 2029 तक। तो ये जो फैक्ट्स हैं इनको आप अच्छे से कर लेना। और इस नीति के बारे में जानते हैं। इसके बेसिकली कुछ विशेष प्रावधान हैं, जैसे अक्षय ऊर्जा प्लांट से उत्पादित सस्ती बिजली का स्टोरेज सिस्टम तैयार करने वाले प्रोडक्ट्स को सिर्फ ₹1 टोकन राशि पर पंजीकरण कराना होगा। ये भी एक फैक्ट है। और दूसरा है, 10 मेगावाट तक के प्रोजेक्ट्स का पंजीकरण शुल्क घटाकर सिर्फ ₹5000 कर दिया गया है। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, यही फैक्ट्स आ जाते हैं कि 10 मेगावाट तक के प्रोजेक्ट के लिए पंजीकरण शुल्क कितना कर दिया गया है। तो कितना है? अब ₹5000। भंडारण की जो अनिवार्यता है वो 5 मेगावाट से बड़े जो प्रोजेक्ट लगाने पर कम से कम 5% क्षमता का ऊर्जा भंडारण संयंत्र या पंप अनिवार्य होगा। ये जो फैक्ट्स है ना, यही कथन में आते हैं, तो इनको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट, इस नीति में नेट जीरो बिल्डिंग्स को बढ़ावा देने का प्रावधान है। अब नेट जीरो बिल्डिंग्स की क्या होती है? ऐसी इमारतें जो खुद की ऊर्जा जरूरत पूरी करे और पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। और दूसरा, नेट मीटरिंग व्यवस्था, यानी 80% ट्रांसफार्मर क्षमता तक सोलर रूफटॉप लगाने की अनुमति दी जाएगी। कितने %? 80%।
और इस नीति के तहत 2245 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्क की स्थापना की जाएगी। अब सोलर पार्क की स्थापना हो रही है, यानी बहुत बड़ा फैक्ट है, पर कितने मेगावाट का ये याद रखना, 2245 मेगावाट का। ठीक है, तो ये हो गया इस नीति से रिलेटेड। कुछ और भी जो हमारे राजस्थान में क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे वो पढ़ते हैं। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी हब बनेगा। स्थानीय स्तर पर रोजगार, निवेश और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। बिजली उत्पादन अधिक होगा और लंबे समय में राज्य ऊर्जा निर्यातक बन सकेगा। ग्रीन हाइड्रोजन, स्टोरेज, नेट जीरो बिल्डिंग्स जैसी आधुनिक अवधारणाएं लागू होने से राज्य की छवि स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा केंद्र के रूप में उभरेंगी। तो ये थी ये नीति के बारे में हमने पढ़ा पूरा। अब पढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन को। 14 जुलाई 2025 को राजस्थान मंत्रिमंडल द्वारा राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई। संशोधित नीति के अनुसार सेट अपार्ट भूमि के प्रारंभिक 1/3 हिस्से के लिए आवंटन आवेदन की समय सीमा क्या है? इसके ऑप्शन है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। इसको अच्छे से पढ़ना। अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में क्या डिस्कस किया था कि राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 लागू कब हुई थी, है ना, कितने अक्षय ऊर्जा का क्षमता का उसका लक्ष्य था, टारगेट था, और ये कब तक वैध रहेगी, और उसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स। अब हमारी एक और है कि जब ये लागू हुई थी उसके साथ साथ इसको संशोधित भी किया गया था, संशोधन को भी मंजूरी प्रदान की गई थी। तो उसमें एक वर्ड आया था सेट अपार्ट भूमि, इसके प्रारंभिक 1/3 हिस्से के लिए। क्वेश्चन में बहुत ही अच्छे से पढ़ना ताकि आंसर आपका गलत नहीं हो। प्रारंभिक 1 हिस्से के लिए आवंटन आवेदन की समय सीमा क्या है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष? तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 2, यानी 3 वर्ष के लिए। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसी संशोधन के बारे में और डिटेल। 14 जुलाई 2025 को राजस्थान मंत्रिमंडल द्वारा राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 लागू की गई। साथ ही इसमें संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई। संशोधन के फलस्वरूप ऐसे निवेशक जिन्होंने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत 1000 मेगावाट या अधिक अक्षय ऊर्जा या ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन किए हैं एवं जिनके पास पीपीए और कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है, ध्यान से पढ़ना, जिनके पास कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है उनके द्वारा अक्षय ऊर्जा निगम में भूमि हेतु पंजीयन एवं आवश्यक शुल्क जमा कराए जाने पर राजस्व विभाग को इन परियोजनाओं हेतु मौजूदा प्रावधानों के तहत सेट अपार्ट की अनुशंसा की जा सकेगी। अब आप बोलोगे बार बार ये सेट अपार्ट आ रहा है, सेट अपार्ट का मतलब क्या होता है? सेट अपार्ट लैंड मतलब होता है किसी भी जमीन को विशेष उद्देश्य के लिए अलग करना या आरक्षित करना। यह आमतौर पर सरकारी योजना, भूमि अधिग्रहण, कृषि, स्कूल, अस्पताल, पार्क या अन्य सार्वजनिक उपयोग के लिए किया जाता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है कि सेट अपार्ट लैंड किसे कहते हैं। अब है सेट अपार्ट की गई जमीन का आवेदन। तो पहली 1/3 क्षेत्रफल हेतु भूमि आवंटन का आवेदन कितने टाइम में करना पड़ेगा? समय सीमा क्या थी? यही हमारा क्वेश्चन था, 3 वर्ष के अंदर। अगले कम से कम 1/3 क्षेत्रफल हेतु भूमि आवंटन का आवेदन 4 से 6 वर्ष के भीतर। बाकी भूमि के आवंटन का आवेदन 7 से 9 वर्ष के बीच आवश्यक राशि जमा करना होगा। यानी पहला हो गया 3 वर्ष, दूसरा 4 से 6 वर्ष और तीसरा 7 से 9 वर्ष। ये तीनों ही याद रखना। अब चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन में। आज पॉलिसीज के क्वेश्चन ज़्यादा हैं क्योंकि सूजस ने सारी पॉलिसीज के बारे में जिक्र कर रहा था। तो पढ़ते हैं, ये 16 अगस्त की सूजस है। राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला, यह नीति मार्च 2025 में लागू हुई। दूसरा, 31 मार्च 2029 तक यह नया नीति लागू होने तक यह वैध रहेगी। इसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ का निवेश लाना होगा, लगभग 2 लाख नए रोजगार उपलब्ध कराना। चारों ऑप्शन में से देखते हैं कि गलत कौन सा है। इसका पहला ऑप्शन जो है वो है इसका गलत ऑप्शन। यह नीति जो है मार्च 2025 में लागू की गई है। मार्च में लागू नहीं की है, यह नीति कब लागू की गई है? फरवरी 2025 में। अब पढ़ते हैं इसको। राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 क्या है? राज्य को एक प्रमुख वैश्विक वस्त्र और वस्त्र परिधान निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यह नीति फरवरी 2025 में लागू होगी और वैध कब तक रहेगी? 31 मार्च 2029 तक। इसका जो लक्ष्य है वो है अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ का निवेश लाना और कितने रोजगार उपलब्ध कराना? 2 लाख नए रोजगार उपलब्ध कराना। 2 फैक्ट्स हो गए, कितने करोड़ का निवेश लाना इसका लक्ष्य है? 10 करोड़ का, और कितने टाइम में? अगले 5 वर्ष में, और रोजगार 2 लाख नए रोजगार उपलब्ध कराना।
5 निजी क्षेत्र के टेक्सटाइल एंड अपीयरल इंस्टीट्यूट पार्कों का विकास किया जाएगा इस नीति के तहत। अब ये 5 कहाँ कहाँ विकसित किए जाएंगे अभी यह गवर्नमेंट ने नहीं बताया, पर गवर्नमेंट ने संख्या बता दिया कि कितने निजी क्षेत्र के टेक्सटाइल एंड अपीयरल इंडस्ट्रियल पार्क का विकसित होगा। 5 प्राकृतिक और मानव निर्मित फाइबर, टेक्निकल टेक्सटाइल, हैंडलूम, वुल प्रोसेसिंग, अपीयरल, निर्माण, लेदर, फुटवेयर जैसे 11 उपक्षेत्रों को इसमें शामिल किया जाएगा। यानी ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें कितनी विषय वस्तु, कितने उपक्षेत्र शामिल हैं, तो इस नीति में 11 उपक्षेत्र शामिल किए जाएंगे। अब होता है इसके मुख्य लाभ या प्रोत्साहन क्या क्या है। तो इसको जो पूंजीगत सब्सिडी है वो 3 वर्षों में 50 करोड़ वार्षिक, अगले वर्षों में 65 से 80 करोड़ तक की मिलेगी। टर्नओवर लिंक प्रोत्साहन जो है इसके निवेश के आधार पर इसके टर्नओवर पर बोनस भी प्राप्त होगा। और पर्यावरण हितैषी जो परियोजनाएं हैं उन पर 50% तक खर्च प्रतिपूर्ति या अधिकतम 12.5 करोड़ का। ये भी बहुत अच्छा है। आजकल हम इनको टर्म्स को यूज़ भी कर सकते हैं जब भी या तो कोई एग्ज़ाम होता है जिसमें निबंध लिखना होता है कुछ भी, तो इस नीति के द्वारा पर्यावरण हितैषी परियोजनाओं पर भी 50% तक खर्च प्रतिपूर्ति और अधिकतम 12.5 करोड़ का प्रोत्साहन दिया जाएगा। राज्य के ISD या एयर कार्गो से निर्यात किए जाने पर 25% खर्च की प्रतिपूर्ति प्रति इकाई प्रति वर्ष अधिकतम 25 लाख की जाएगी। एक कर्मचारी के लिए 4,000 रुपये प्रति माह, अधिकतम 6 महीने के लिए, या 1 लाख वार्षिक, अधिकतम 20 कर्मचारियों तक की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसमें बौद्धिक संपदा प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। कितना? 1 करोड़ रुपए तक का। पेटेंट, ट्रेडमार्क, पते आदि के खर्च में 50% की प्रतिपूर्ति की जाएगी। अधिकतम कितने हैं? 1 करोड़ रुपए तक। ये सब आप अच्छे से पढ़ लेना, इसको नोट कर लेना। बाकी इसकी हम भी हमारे करंट अफेयर्स का जो भी संकलन है आपको बुक के माध्यम से आपको पहुंचाएंगे और यकीनन वो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगी। और इसका जो प्रशासन और क्रियान्वयन जो नोडल विभाग है वो कौन सा है? इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स विभाग, राजस्थान। तो चलते हैं अब इसको देख लेते हैं कि इसके प्रक्रियात्मक तंत्र कौन से हैं। तो एक होती है इसकी प्रोजेक्ट एवोल्यूशन कमेटी जो इसको आवेदन की समीक्षा के लिए गठित की गई है। दूसरी प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी जो अंतिम स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए या दोनों के लिए 60 दिन के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करती है। कथन में ये भी आ सकता है कि इस नीति के अंतर्गत गठित प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी को कितने दिनों के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करती है। तो कितने दिनों के भीतर हो गया? 60 दिन के भीतर। इस नीति की प्रभावी लागू हेतु निगरानी, मार्गदर्शन और निवेशकों को सहायता प्रदान करने के लिए परियोजना प्रबंधन यूनिट का भी गठन किया गया है। इसकी पृष्ठभूमि या प्रासंगिकता क्या है राजस्थान के लिए? तो राजस्थान वस्त्र क्षेत्र में भारत का चौथा सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है और पॉलिसी राज्य की यह जो पॉलिसी है वो राज्य की उत्पादन क्षमता, विशेषज्ञता और कच्चे माल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। यूएस द्वारा लगाए गए जो आयात शुल्क है इसके बीच यह नीति विशेष रूप से राज्य के वस्त्र निर्यातकों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करेगी। इसका ऑनलाइन पोर्टल आवेदन भी कर सकते हैं। जो पोर्टल कौन सा है इसमें पोर्टल बताया गया है, हमने इसको अच्छे से याद करना। राज निवेश पोर्टल के माध्यम से हम इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यह वन स्टॉप डिजिटल इंटरफेस प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। जयपुर जिला प्रशासन द्वारा संचालित सक्षम जयपुर अभियान की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन है 25 नवंबर 2024, 30 नवंबर 2024, 15 दिसंबर 2024 और 25 दिसंबर 2024। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 25 नवंबर 2024 को। राजस्थान में जयपुर में जिला प्रशासन द्वारा संचालित सक्षम जयपुर अभियान की शुरुआत विशेष योग्यजनों और वृद्धजनों को संबल प्रदान करने के लिए 25 नवंबर 2024 को की गई थी। और कहाँ से की गई थी? बस्सी से की गई थी। तो डेट भी याद करना और जगह भी याद कर लेना। अभी यहाँ पे 18 अगस्त से 23 अगस्त तक विशेष शिविरों का आयोजन हो रहा है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा सक्षम जयपुर अभियान के प्रथम चरण में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में, दोनों क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी चिन्हीकरण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। मैंने डेट आपको बताई थी कब कब हो रहा है। 18 अगस्त से 23 अगस्त तक शिविर आयोजित हो रहे हैं। न्यूज़ में भी देख लो, कटिंग में लिखा हुआ है। ये जो शिविर हैं इसमें पात्र लाभार्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, कैलिपर, वॉकिंग स्टिक, कमर व घुटनों के बेल्ट, सर्वाइकल कॉलर आदि जो भी संसाधन होते हैं ये उपलब्ध कराए जाएंगे। शिविर का जो आयोजन है वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा एवं पंचायती राज विभाग के सहयोग से किया जाएगा ताकि कोई भी पात्र विशेष योग्यजन या वृद्धजन चिन्हित से वंचित नहीं पाए। ये याद रखना कौन कौन से विभागों द्वारा इसका आयोजन हो रहा है।
यानी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास और चिकित्सा एवं पंचायती राज विभाग के सहयोग से किया जा रहा है। अब हमारे यहाँ स्क्रीन पे 2 बुक्स हैं जो अजय मेरू पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित की गई है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा हेतु और ग्राम विकास अधिकारी वीडियो परीक्षा के लिए बुक्स प्रकाशित की गई है। हमारे विशेषज्ञ ने बहुत मेहनत की है, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे सटीक पुस्तक बनाई है और इसमें RSSP के सिलेबस को भी ध्यान में रखा है। वीडियो की बुक में आपको ओल्ड पेपर का भी संकलन मिलेगा, तो जल्दी से पहले ओल्ड पेपर का रिवीजन करें, देखिए, एनालिसिस करें उसको और उसके बाद मॉडल पेपर सॉल्व करें। बहुत ही अच्छी क्वेश्चंस को सिलेक्शन लेके ये बुक बनाई गई है ताकि आपके एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हो। आप इन बुक्स को अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी खरीद सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट से भी डायरेक्ट घर बैठे मंगा सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने नए अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान में 69वां राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? पहला जयपुर, दूसरा जोधपुर, तीसरा जैसलमेर और चौथा उदयपुर। तो ये बहुत ही वैसे कॉमन क्वेश्चन है, आई होप आप सबको पता होगा। इसका दूसरा है जोधपुर। राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए सीएम ने आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन और किसान कल्याण राशि जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे आमजन का जीवन बेहतर होगा। इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि राजस्थान में 69वां राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया, जिसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? जोधपुर के बरकतुल्ला खां स्टेडियम में। तो याद रखना, जिला जोधपुर और जगह बरकतुल्ला खां स्टेडियम, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड डेफ ओलंपिक्स 2025 टोक्यो के लिए प्रदेश की बेटी अनुया ने क्वालिफाई किया है। इनका संबंध राज्य के किस जिले से है? तो ऑप्शन है जयपुर, सीकर, बीकानेर और हनुमानगढ़। ये बहुत ही गौरव की बात है हम सब के लिए कि हमारी प्रदेश की बेटी अनुया ने वर्ल्ड डेफ ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया है, क्वालिफाई किया है। तो होपफुली वो जीत के भी आएंगी, गोल्ड जीत के। हम तो यही उनके लिए उनको विशेष देते हैं। इसका जो आंसर होगा वो है जयपुर। अनुया जो है वो कौन से जिले से संबंधित है? जयपुर से। जयपुर की अनुया ने वर्ल्ड डेफ ओलंपिक 2025 के लिए क्वालिफाई किया है। इनका अब तक का कैरियर देखते हैं। अब तक इन्होंने 25 मेडल जीत चुकी हैं, जिसमें से एक इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड जीता है, 9 राष्ट्रीय मेडल जीते हैं और 15 राज्य और अन्य प्रतियोगिता के मेडल जीते हैं। ये जो है वो 10 मीटर एयर पिस्टल और 25 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में इनकी उपलब्धि है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है इनसे रिलेटेड? लास्ट ईयर 2024 के जर्मनी के हनोवर में, कहाँ पे? जर्मनी के हनोवर में आयोजित वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली सबसे छोटी शूटर थी। और नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं 25वें समर डेफ ओलंपिक्स या टोक्यो 2025 डेफ ओलंपिक के बारे में। इसका आयोजन कहाँ होगा? टोक्यो, जापान में। एक और इम्पॉर्टेंट बात, कुल कितने खेल हैं इसमें? 21 खेलों के लिए होगा। इनका आयोजन कब से कब तक होगा? 15 नवंबर 2025 से 26 नवंबर 2025 तक। राजस्थान की बेटी जा रही है, उन्होंने क्वालिफाई किया है, तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके बारे में हम थोड़ी सी नॉलेज रखें। तो आयोजन कहाँ? टोक्यो, जापान में, 15 नवंबर 2025 से 26 नवंबर 2025 तक। और कुल कितने दिन? 12 दिनों के लिए। अब इसका विशेष महत्व क्या है कि डेफ ओलंपिक्स का यह 100वां वर्षगांठ समारोह है और जापान में यह पहली बार आयोजित किया जा रहा है। तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हम व्याख्या में आपको दे रहे हैं, ये कोई फैक्ट्स मतलब इनसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आएंगे। तो एक क्वेश्चन के साथ आपके हो रहे हैं ना 10-12 क्वेश्चन तैयार, तो अच्छे से करें इनको ताकि एग्जाम में आप सारे क्वेश्चन के आंसर दे पाएँ। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका यानी राना से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। राना जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमने पहले भी डिस्कस किया था इसको हमारे ही करंट अफेयर्स के प्रीवियस यूट्यूब के जो वीडियो आया था उसमें 6 अगस्त को। अब हम पढ़ते हैं इसमें असत्य कथन क्या है। अगर आपने उस क्लास को अच्छे से देखा होगा और उसकी व्याख्या अच्छे से सुनी होगी तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इसका पहला ऑप्शन है राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका राना अमेरिका में बसे राजस्थानियों का एक प्रमुख संगठन है। राना की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी। तीसरा, वर्ष 2025 को राना ने राजस्थानी पर्यटन वर्ष घोषित किया है। और चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब बताएं, आपका इजीली सॉल्व हो रहा है? यानी अगर आपने प्रीवियस ईयर क्लास देखी थी हमारी 6 अगस्त वाली तो आपका इजीली सॉल्व होगा। अभी नहीं देखी होगी तो थोड़ा परेशानी है, पर हमारे यूट्यूब चैनल पे अजय मेरू पब्लिकेशन पर
सारी क्लासेस उपलब्ध है पुरानी, तो आप जाएं और जल्दी से उनको देखें ताकि आपके लिए कोई भी करंट अफेयर्स चूके नहीं। तो हम पढ़ते हैं इस क्वेश्चन पर। इसका आंसर होगा 4, यानी कौन सा क्वेश्चन गलत होगा? कोई भी नहीं है, तीनों सही है। अब पढ़ते हैं इसके बारे में डिटेल से। राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका अमेरिका में बसे राजस्थानियों का एक प्रमुख संगठन है। अमेरिका और अन्य देशों में रह रहे राजस्थानियों को एक मंच पर जोड़ना, उनकी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखना और राजस्थान की संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2000 में हुई थी। वर्ष 2025 में राणा अपने 25 वर्ष पूरे करेगा। इसे सिल्वर जुबली के रूप में मनाएगा, इसलिए यह और ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है और ज़्यादा इसमें कार्यक्रम हो रहे हैं राणा में, क्योंकि सिल्वर जुबली है तो ये साथ साथ में और भी कार्यक्रम करेंगे। तो इन्होंने एक और चीज़ की है कि वर्ष 2025 को राजस्थानी पर्यटन वर्ष के रूप में भी मनाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में और जानते हैं। अभी हमने जो 6 अगस्त, मैंने आपको बताया कि हमने 6 अगस्त को भी डिस्कस किया था, तो वो ये था कि किस कार्यक्रम, मतलब कहाँ पर 6 अगस्त को राणा डे मनाने की घोषणा की गई है। तो न्यूयॉर्क में आयोजित एक कार्यक्रम में वहाँ के मेयर एरिक एडम्स द्वारा 6 अगस्त को राणा डे मनाने की घोषणा की गई है। हर वर्ष सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। अमेरिका में राजधानी सम्मेलन आयोजित करना इनका एम है। अब तक 4 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो चुके हैं इसके, और यह 2025 में जो होगा वो इसका 5वां सम्मेलन होगा। याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कितने हुए हैं? अब तक 4 हुए हैं, और अभी जो होगा 2025 में जिसका सिल्वर जुबली वाला होगा, साल हो गए 25 साल, तो 5वां होगा। राजस्थान से जुड़े विषयों पर सेमिनार, प्रवासी राजस्थानी युवाओं के लिए शैक्षिक कार्यक्रम और चैरिटी कार्य के लिए यह कार्य करता है। अब है 8th क्वेश्चन। संत शिरोमणि अमरा भगत का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन है पहला भीलवाड़ा, दूसरा चित्तौड़गढ़, तीसरा उदयपुर और चौथा प्रतापगढ़। इसका आंसर है संत शिरोमणि अमरा भगत जी कहाँ से संबंधित है? इसका आंसर होगा 2, चित्तौड़गढ़। संत अमराजी भगत का जन्म भादवा बदी अष्टमी और कृष्ण जन्माष्टमी दोनों एक ही दिन आती है, तो या तो तिथि भी पूछ सकते हैं, भादवा बदी अष्टमी या फिर कृष्ण जन्माष्टमी को 1896 ईस्वी को नरबदिया ग्राम में हुआ था, चित्तौड़गढ़ के, है ना। ऑप्शन में हमने देख लिया था चित्तौड़गढ़ में हुआ है, तो चित्तौड़गढ़ के नरबदिया गांव में हुआ था। ईयर 1896 ईस्वी और तिथि भादवा बदी अष्टमी या फिर कृष्ण जन्माष्टमी। इनके माता पिता का नाम क्या है? रामाजी गारजी और दाखीबाई इनके माता पिता जी हैं। लगभग 102 साल पहले देश में प्लेग नाम की महामारी और लाल ताव नाम की जो बीमारियां फैली थी, तो लोगों को इस महामारी से बचाने के लिए अनगढ़ बाबूजी की धुनी पर अमरा भगत जी ने घोर तपस्या की और लोगों को बचाया था, और इन्होंने वहाँ पे समाधि ली थी। तो इन्होंने समाधि कब ली थी? ये भी आ सकता है क्वेश्चन में। तो सावन सुदी 9वीं को बुधवार का दिन था, और ईस्वी क्या था? 1951 ईस्वी को समाधि ली थी। तो इसमें आपको, इस क्वेश्चन में आपको 2 चीजें याद करने की बहुत जरूरत है। एक तो इनका जन्म कब हुआ था, किस तिथि को हुआ था जन्म? भादवा बदी अष्टमी को हुआ था, और इन्होंने समाधि कब ली थी? सावन सुदी 9वीं को ली थी। ठीक है, चित्तौड़गढ़ से है ही, हमने याद किया था। अब इनका समाधि स्थल कहाँ है? राजस्थान के ही चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादड़ी विधानसभा इलाके में नरबदिया तहसील के बदेसर में। बदेसर तहसील कौन सी है? नरबदिया, और चित्तौड़गढ़ में, है ना। इनका समाधि स्थल है। यहाँ पे इनका प्रत्येक जन्माष्टमी अमरा भगत जी के जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ पे विशाल मेले का आयोजन होता है। ये हम संत जी की फोटो है, और ये जो न्यूज़पेपर जो आज कटिंग आज जो पेपर में आई है, इनका महत्व बताती है कि कितना ही महत्व है राजस्थान के लोगों के मन में, इनके लिए श्रद्धा है उसको। तो यही है हमारे आज के 16 और 17 अगस्त के राजस्थान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आप सबको अच्छे लगे होंगे, और अगर आपको अच्छे लगे तो इसको लाइक करना, इसको शेयर करना, और अच्छा मेरे पब्लिकेशन को के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम आपके लिए और भी मेहनत कर सकें और इससे काफ़ी और अच्छे आपके लिए बनाएं हम वीडियोस, ताकि आपके लिए अभी भी बहुत उपयोगी हों। ठीक है, थैंक यू सो मच।